हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम साइंस की दुनिया में एक ऐसे एक्साइटिंग सफर पर चलेंगे जहां हम सीखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। ये चैप्टर आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 3 है और हम इसे आपको इतनी सिंपल और इंटरेस्टिंग वे में समझाएंगे कि आपको सब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग में ये पूछा गया है कि आपने कभी सोचा है कि आपकी किचन में जो बर्तन हैं या घर में जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वो किस चीज के बने हैं, या जो ब्यूटीफुल ज्वेलरी आप पहनते हैं वो किस चीज से बनती है, और जो ये हम सांस लेते हैं हवा में उसमें क्या होता है। ये सब तो एलिमेंट्स हैं और हम इन्हें क्लासिफाई कर सकते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में उनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। तो आज हम इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को डिटेल में समझेंगे और ये भी देखेंगे कि ये एलिमेंट्स हमारी एवरीडे लाइफ में कैसे यूजफुल हैं। तो सबसे पहला आता है फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हम जानेंगे मेटल्स की। अब मेटल्स की ना कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं जो उन्हें ना नॉन मेटल से बिल्कुल अलग कर देती हैं। तो सबसे पहली वो है कि मेटालिक लस्टर, जिसे हम चमकीली सतह बोलते हैं। तो जैसे कभी आपने नए कॉपर या सिल्वर के बर्तन तो देखे होंगे, वो कितने चमकदार होते हैं, राइट। तो मेटल्स जब अपनी प्योर स्टेट में होते हैं ना तो उनकी सरफेस चमकदार होती है। इस प्रॉपर्टी को मेटालिक लस्टर कहते हैं। जैसे आप आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के सैंपल्स को सैंड पेपर से रब करके देख सकते हो, तो उनकी चमक जो है ना बच्चों वापस आ जाएगी। दूसरी प्रॉपर्टी आती है हार्डनेस, जिसे हम कठोरता भी बोलते हैं। जनरली जो मेटल्स होते हैं ना वो काफी हार्ड होते हैं, लेकिन उनकी जो हार्डनेस है ना वो एक मेटल से दूसरे मेटल तक वेरी करती है, मतलब डिफरेंट होती है। जैसे कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम काफी हार्ड होते हैं, इन्हें तो नाइफ से काटना भी मुश्किल है। लेकिन कुछ मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो आपको पता है कि कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट होते हैं? मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। कुछ नाम मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि सोडियम, लिथियम, और भी एक दो नाम है, आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। ये इतने सॉफ्ट होते हैं कि इन्हें नाइफ से आसानी से काटा जा सकता है। इनकी डेंसिटी भी लो होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत कम होता है। सोडियम को तो हमें बहुत केयरफुली हैंडल करना पड़ता है। थर्ड प्रॉपर्टी आती है बच्चों मैलेबिलिटी। अब देखो, इमेजिन करो एक लोहे की शीट है या फिर एल्यूमिनियम फॉइल जिसमें आप खाना पैक करते हो। तो मेटल्स को पतली शीट्स में बनाया जा सकता है। इस प्रॉपर्टी को बच्चों हम कहते हैं मैलेबिलिटी। जैसे गोल्ड और सिल्वर सबसे ज्यादा मैलेबल मेटल्स होते हैं, इसी वजह से हम गोल्ड और सिल्वर से इतनी पतली ज्वेलरी बना पाते हैं। फोर्थ आता है बच्चों डक्टिलिटी। देखो, कभी आपने क्या कॉपर वायर्स देखे हैं ना जो इलेक्ट्रिसिटी कैरी करते हैं, तो मेटल्स को ना पतले वायर्स में स्ट्रेच करने की एबिलिटी को ही हम डक्टिलिटी बोलते हैं। और यहाँ भी गोल्ड सबसे डक्टाइल मेटल है। अब आपको बच्चों जानकर ना हैरानी होगी कि सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से ना लगभग 2 किलोमीटर लंबा वायर बनाया जा सकता है। और मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी की वजह से ही मेटल्स को अलग अलग शेप्स में बनाया जा सकता है, जैसा भी हम चाहते हैं। फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है आपकी कंडक्टिविटी। अब हीट कंडक्टिविटी भी होती है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी होती है। हीट कंडक्टिविटी क्या है कि मेटल्स जो हैं वो हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं और उनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी बहुत ज्यादा हाई होते हैं। इसलिए जो कुकिंग वेसल्स मेटल्स, जैसे कि अल्युमिनियम में खाना बनाते हैं, कॉपर की बर्तन में, तो उनसे जो बनाए जाते हैं। सिल्वर और कॉपर हीट के सबसे बेस्ट कंडक्टर हैं, जबकि लेड और मरकरी जो होते हैं वो कंपैरेटिवली इनके पुअर कंडक्टर्स होते हैं। ये तो था हीट कंडक्टिविटी। अब आता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये क्या होते हैं? ये मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी के भी गुड कंडक्टर्स होते हैं, इसलिए आपके घर में जो वायर्स होते हैं ना वो कॉपर या एल्युमिनियम के बने हुए होते हैं। आपने देखा ही होगा कि इलेक्ट्रिकल वायर्स पर पीवीसी, जिसे हम पॉलीविनाइल क्लोराइड या रबड़ की कोटिंग भी होती है, उसे ऐसे बोलते हैं। तो ये कोटिंग इसलिए होती है ताकि आपको करंट ना लगे, क्योंकि ये सब्सटेंसेस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। सिक्स्थ प्रॉपर्टी आती है आपकी सोनोरस।
मतलब जिसमें से आवाज आती हो, जैसे आपने देखा है स्कूल में बेल बजती है ना, स्कूल की जो बेल होती है वो मेटल की बनी होती है। अब वो मेटल की क्यों बनी होती है? क्योंकि मेटल्स को जब हार्ड सरफेस से स्ट्राइक किया जाता है तो वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इस प्रॉपर्टी को हम सोनोरस कहते हैं। अब नॉन मेटल्स की बच्चों हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी देख लेते हैं। वैसे तो मेटल से भी ये बहुत कम होते हैं, जैसे कि कार्बन, सल्फर, आयोडीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। और बाकी भी अगर आपको कोई नॉन मेटल्स के नाम पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिख के बताना। नॉन मेटल्स या तो सॉलिड्स होते हैं या फिर गैसेस। सिर्फ ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल होता है बच्चों जो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पर। जनरली जो नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज है वो मेटल्स के बिल्कुल अपोजिट होती है। तो अभी हमने जितनी भी ऊपर मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, उसकी सारी अपोजिट नॉन मेटल की है। वो लस्ट्रस नहीं होते, मैलेबल नहीं होते और डक्टाइल भी नहीं होते। वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के जो है बहुत बैड कंडक्टर्स होते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी हैं बच्चों, तो हमेशा याद रखना साइंस में एक्सेप्शंस तो होते ही हैं। जैसे कि एक मर्क्यूरी है, ये एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड हो जाता है। गैलियम और सीजियम ये एक ऐसे मेटल्स हैं जिनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो होते हैं। ये तो आपकी हथेली पर रखने से भी मेल्ट हो जाएंगे। आयोडीन एक नॉन मेटल होता है लेकिन ये लस्ट्रस होता है। लस्ट्रस मतलब चमकीला होता है। कार्बन वो एक नॉन मेटल है जो अलग अलग फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, जिन्हें एलोट्रॉप्स भी कहते हैं। जैसे कि डायमंड, ये कार्बन का एक एलोट्रॉप है, सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है और इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। ग्रेफाइट ये भी कार्बन का एलोट्रॉप है, ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर हम एलिमेंट्स को ग्रुप कर सकते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस भी होते हैं, इसलिए हमें केमिकल प्रॉपर्टीज भी देखनी पड़ती हैं क्लियर क्लासिफिकेशन के लिए। तो अब हम केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो बच्चों जो भी हम आपको बता रहे हैं आप इसे बहुत अच्छे से एक रजिस्टर लेकर नोट डाउन कर सकते हैं। गारंटी है कि इनमें से ही आपको सारे क्वेश्चंस आएंगे। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की क्या होती हैं। सबसे पहला है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। अब जब मेटल्स को हवा में जलाया जाता है ना, तो बच्चों होता क्या है, ऑलमोस्ट सभी मेटल्स जो हैं ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके मेटल ऑक्साइड बना देते हैं। मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स मेटल ऑक्साइड। जैसे फॉर एग्जांपल कॉपर को एयर में हीट करने पर वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और क्या बना देती है, ब्लैक कॉपर ऑक्साइड। सिमिलरली ऐसे ही एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम रिएक्ट करता है, जब हम उसको हीट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना देता है। अब मेटल ऑक्साइड का नेचर क्या है, जैसे हमने पहले चैप्टर में देखा था कि जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो जनरली ना बेसिक नेचर के होते हैं। अगर इन्हें पानी में डिसॉल्व किया जाए, अगर सॉल्यूबल हैं तो ये एल्कलाइज यानी कि बेस बनाते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड पानी में डिसॉल्व होकर एल्कलाइज बनाते हैं। लेकिन बच्चों कुछ मेटल ऑक्साइड्स ऐसे भी होते हैं जो एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करते हैं। अब जो ये दोनों बिहेवियर शो करते हैं ना, इन मेटल ऑक्साइड्स को हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोर्ड एग्जाम में काफी बार इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड। ये एसिड और बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं। इक्वेशंस आपको बच्चों सामने दे ही रखी हैं, आपको इक्वेशंस बहुत अच्छे से लर्न करनी है और वहां पर लिख कर आनी है। सभी मेटल्स जो हैं वो ऑक्सीजन के साथ एक जैसे रेट से रिएक्ट नहीं करते बच्चों, उनकी रिएक्टिविटी जो होती है ना वो अलग अलग होती है। अब वो हम देख लेते हैं अलग किस किस की होती है। जैसे कि पोटेशियम और सोडियम, ये इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि हवा में भी रखते ही आग पकड़ लेते हैं। इसलिए एक्सीडेंटल फायर से बचाने के लिए इन्हें किस में दबा कर रखा जाता है, केरोसिन ऑयल में, उसमें पूरी तरीके से डुबो कर रखा जाता है ताकि ये आग ना पकड़ ले। दूसरे आते हैं मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड। ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर इन मेटल्स की सरफेस पर
ऑक्साइड की एक पतली लेयर बन जाती है। ये प्रोटेक्टिव जो ऑक्साइड लेयर होती है, ये मेटल को ना फर्दर ऑक्सीडेशन से बचाती है। एल्यूमिनियम पर ये लेयर एनोडाइजिंग प्रोसेस से और थिक की जा सकती है, मतलब ज्यादा मोटी करी जा सकती है, जिससे कोरोजन जो है रेजिस्टेंस बढ़ती है। आयरन अब हीटिंग पर जलने नहीं लगता, लेकिन आयरन जो है ना वो छोटे छोटे टुकड़े जैसे फिलिंग्स बर्नर की फ्लेम में तेजी से जलते हैं। कॉपर जलने नहीं लगता, लेकिन गर्म होने पर इस पर ब्लैक कलर की कॉपर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। सिल्वर और गोल्ड ये हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन से रिएक्ट ही नहीं करते, इसलिए इन्हें ज्वेलरी बनाने में यूज किया जाता है। अब मेटल्स का रिएक्शन देखते हैं वाटर के साथ। मेटल्स जो हैं वो पानी के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करते हैं। अगर मेटल ऑक्साइड सोल्यूबल है तो वो फर्दर मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है। मतलब सबसे पहले जैसे देखो मेटल प्लस वाटर होगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा प्लस हाइड्रोजन। अब फर्दर मेटल ऑक्साइड को आगे हम वाटर के साथ रिएक्ट करें तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। लेकिन बच्चों सभी मेटल्स पानी से रिएक्ट नहीं करते, तो वो कौन से हैं? पोटेशियम और सोडियम। ये जो है आपके ये कोल्ड वाटर के साथ बहुत ही वायलेंटली रिएक्ट करते हैं, और रिएक्शन इतनी एक्सोथर्मिक का मतलब है जिसमें हीट रिलीज होती है, एग्जिट होती है, इतनी एक्सोथर्मिक होती है कि हाइड्रोजन गैस तुरंत आग पकड़ लेती है। दूसरा है कैल्शियम। ये कोल्ड वाटर से लेस वायलेंटली रिएक्ट करता है। जो हीट निकलती है वो हाइड्रोजन को आग पकड़ने के लिए सफिशिएंट नहीं होती। हाइड्रोजन गैस के बबल्स मेटल की सरफेस से चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से कैल्शियम पानी पर फ्लोट करने लगता है। नेक्स्ट आपका मैग्नीशियम है। ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता, लेकिन हॉट वाटर से रिएक्ट करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बना देता है। ये भी हाइड्रोजन बबल्स की वजह से फ्लोट करता है। एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक ना तो कोल्ड और ना ही हॉट वाटर से रिएक्ट करते हैं, लेकिन बच्चों ये स्टीम के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाते हैं। लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड बिल्कुल भी वाटर से रिएक्ट ही नहीं करते। तो आपको ये सारे मेटल्स के नाम बहुत अच्छे से याद रखने पड़ेंगे। आपसे क्वेश्चन ऐसे तरीके से पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे मेटल्स हैं जो वाटर के साथ बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते, या फिर स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, या फिर कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। इस तरीके से पूछा जाता है। तो अब आता है बच्चों रिएक्शन विद एसिड्स। मेटल्स जो हैं वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं और बनाते क्या हैं? सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। जैसे एक्टिविटी 3.11 में हमने देखा कि मैग्नीशियम जो है वो डाइल्यूट HCl से सबसे विगरसली रिएक्ट करता है और इसमें सबसे ज्यादा हीट भी प्रोड्यूस होती है। तो रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या है? पहले मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन। कॉपर डाइल्यूट HCl से रिएक्ट ही नहीं करता। निट्रिक एसिड, इसके साथ मेटल्स, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व ही नहीं करते, क्योंकि निट्रिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये प्रोड्यूस होने वाली हाइड्रोजन को वाटर में ऑक्सीडाइज कर देता है और खुद नाइट्रोजन ऑक्साइड में रिड्यूस हो जाता है। एक्सेप्शंस है मैग्नीशियम और मैग्नीज, जो डाइल्यूट निट्रिक एसिड से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं। अब एक टर्म आती है बच्चों एक्वा ये कंसंट्रेटेड HCl और कंसंट्रेटेड निट्रिक एसिड का 3:1 रेशो का फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर होते हैं। ये गोल्ड और प्लैटिनम को भी डिसॉल्व कर सकता है, जो नॉर्मल एसिड नहीं कर सकते। ये बहुत ही करोसिव लिक्विड होता है। अब हम रिएक्शन देखेंगे सॉल्यूशन के साथ दूसरे मेटल सॉल्ट्स का, जिसे हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। जितने ज्यादा रिएक्टिव मेटल्स होंगे वो लेस रिएक्टिव मेटल्स को उनके कंपाउंड से डिस्प्लेस कर सकते हैं। ये रिएक्शन मेटल की रिएक्टिविटी ऑर्डर डिसाइड करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। अब मेटल्स की रिएक्टिविटी को समझने के लिए एक स्पेशल आपकी लिस्ट है, जिसे रिएक्टिविटी सीरीज भी बोलते हैं। ये मेटल्स की बच्चों एक लिस्ट है जो उनकी डिक्रीजिंग एक्टिविटी के ऑर्डर में अरेंज की गई है।
सबसे पहला आपको याद रखना है कि मोस्ट रिएक्टिव जो मेटल है वो है आपका पोटेशियम। हाइड्रोजन आपका जो होता है वो मेटल तो नहीं है, लेकिन वो एक रेफरेंस पॉइंट की तरह यूज करा जाता है एसिड के लिए। जो भी मेटल्स हाइड्रोजन से ऊपर ऊपर है हटा देते हैं डाइल्यूट एसिड में से। अब बचा कॉपर, मर्क्यूरी और सिल्वर। लास्ट आता है आपका गोल्ड, ये लीस्ट रिएक्टिव मेटल होता है। अब मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट कैसे करते हैं? एलिमेंट्स रिएक्ट क्यों करते हैं? इसका राज जो है बच्चों उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में छुपा होता है। एलिमेंट्स रिएक्ट इसलिए करते हैं ताकि वो नोबल गैसेस की तरह एक कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस शेल अटेन कर सके। इससे उन्हें स्टेबिलिटी मिलती है। अब आयोनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं? मेटल्स और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से रिएक्ट करते हैं और आयोनिक कंपाउंड यानी कि इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल देखो। सोडियम एटम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये उस इलेक्ट्रॉन को लूज करके स्टेबल ऑक्टेट यानी कि 2 और 8 बनाता है और पॉजिटिव चार्ज Na+ गेन करता है। क्लोरीन एटम के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये उस इलेक्ट्रॉन को गेन करके स्टेबल ऑक्टेट यानी कि 288 बनाता है और नेगेटिव चार्ज Cl- गेन कर लेता है। ये ऑपोजिटली चार्ज आयंस Na+ और Cl- स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और NaCl बना देते हैं। NaCl मॉलिक्यूल्स के रूप में नहीं बल्कि अपोजिटली चार्ज आयंस के एग्रीगेट्स के रूप में एग्जिस्ट करता है। मैग्नीशियम क्लोराइड का एग्जांपल देखो। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके Mg2+ कैटायन बनाता है। दोनों क्लोरीन एटम्स एक एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Cl- एनायंस बनाते हैं। अब हम देख लेते हैं आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज। आयोनिक कंपाउंड की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज होती है बच्चों। सबसे पहला है उसका फिजिकल नेचर। ये सॉलिड्स होते हैं और काफी हार्ड भी होते हैं क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ये जनरली ब्रिटल होते हैं यानी प्रेशर लगाने पर ना टूट जाते हैं, उसे ब्रिटल बोलते हैं। दूसरा होता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। आयोनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होते हैं। इसका रीजन है कि स्ट्रॉन्ग इंटर आयोनिक अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तीसरा है सॉल्युबिलिटी। ये कंपाउंड्स जनरली वाटर में सॉल्युबल होते हैं लेकिन केरोसिन, पेट्रोल जैसे सॉल्वेंट्स में इनसॉल्युबल होते हैं। फोर्थ है आपका कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्यूशन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि आयंस फ्री मूव कर सकते हैं। मॉल्टन स्टेट में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं क्योंकि हीट से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओवरकम हो जाते हैं और आयंस फ्रीली मूव कर पाते हैं। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते क्योंकि आयंस रिजिड स्ट्रक्चर की वजह से मूव ही नहीं कर पाते। अब बच्चों हम देख लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। अब मेटल की दुनिया को और गहराई से हम थोड़ा जानते हैं। अर्थ की क्रस्ट मेटल्स का मेन सोर्स है। समुद्र के पानी में भी कुछ सॉल्यूबल सॉल्ट्स मिलते हैं जैसे कि सोडियम क्लोराइड। अब मिनरल्स क्या हैं बच्चों? जो एलिमेंट्स या कंपाउंड्स नेचुरल फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं उन्हें हम मिनरल्स बोलते हैं। ओर्स क्या होता है? अगर किसी मिनरल में एक पर्टिकुलर मेटल का परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई हो और उससे मेटल को प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सके तो उस मिनरल को ओर कहते हैं। अब मेटल्स को हम एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं? देखो, मेटल्स को ना उनके ओर से निकालने की प्रोसेस को हम मेटलर्जी कहलाते हैं। मेटल्स की रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग उनको एक्सट्रैक्ट करने के ना डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो सबसे पहला तो है कि मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी देखते हैं, मतलब जो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको कैसे एक्सट्रैक्ट करा जा सकता। अब ये मेटल्स बहुत कम रिएक्टिव होते हैं जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया और कॉपर हो गया। ये अक्सर ना फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। कॉपर और सिल्वर जो है वो कंबाइंड स्टेट में भी मिलते हैं। इन मेटल्स के ऑक्साइड्स को सिर्फ हीटिंग से ही रिड्यूस किया जा सकता है, जैसे कि सिनाबार। जब भी हम बच्चों सिनाबार को हीट करते हैं ना, मर्क्यूरिक ऑक्साइड बनता है और फिर जब हम उसको आगे फर्दर हीट करते हैं तो हमें मिलता है मर्क्यूरी। कॉपर को भी डायरेक्ट हीटिंग से उसके ओर से ऑब्टेन किया जा सकता है।
तो ये तो थे मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। अब हम देख लेते हैं मेटल्स इन द मिडल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज, जैसे कि आयरन, जिंक, लेड, कॉपर। ये जो मेटल्स है ना, ये मॉडरेटली रिएक्टिव होते हैं। ये यूजुअली सल्फाइड्स या फिर कार्बोनेट्स के फॉर्म में हमें मिलते हैं। मेटल को उसके ऑक्साइड से ऑब्टेन करना बहुत आसान होता है, इसलिए पहले सल्फाइड और कार्बोनेट ओर्स को मेटल ऑक्साइड्स में कन्वर्ट किया जाता है, जिसके लिए दो चीजें होती हैं, एक रोस्टिंग, दूसरा कैल्सिनेशन। रोस्टिंग में होता है बच्चों जब सल्फाइड ओर्स को एक्सेस एयर की प्रेजेंस में स्ट्रांगली हीट करके ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कैल्सिनेशन होता है कार्बोनेट ओर्स को लिमिटेड एयर में स्ट्रांगली हीट करके ऑक्साइड्स में चेंज कर देते हैं। फिर ये मेटल ऑक्साइड्स कार्बन यानी कोक जैसे रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस होकर मेटल्स बनाते हैं। हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम। इनको भी रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में यूज किया जा सकता है क्योंकि ये लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर सकते हैं। अब बच्चों एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन आता है जिसका नाम होता है थर्मिट रिएक्शन। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ना बहुत ही एक्सोथर्मिक होते हैं। आयरन ऑक्साइड का एल्यूमिनियम के साथ रिएक्शन किस चीज में काम आता है? रेलवे ट्रैक्स या फिर क्रैक्ड मशीन पार्ट्स, उनको ज्वाइन करने में यूज होता है। इसे बच्चों हम कहते हैं थर्मिट रिएक्शन। अब हम मेटल्स देख लेते हैं जो एक्टिविटी सीरीज में टॉप पर है, जैसे कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम जैसे मेटल्स। ये बहुत रिएक्टिव होते हैं। इन्हें कार्बन से रिड्यूस करके ऑब्टेन ही नहीं किया जा सकता क्योंकि इनकी ऑक्सीजन के लिए एफिनिटी कार्बन से ज्यादा होती है। इन्हें बच्चों इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से ऑब्टेन किया जा सकता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। मोल्टन क्लोराइड्स की इलेक्ट्रोलिसिस से सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम मिलते हैं। मेटल्स है ना, वो कैथोड पर डिपॉजिट हो जाते हैं। क्लोरीन एनोड पर लिबरेट होती है, ये एक एक्टिविटी है। एल्यूमिनियम को एल्यूमिनियम ऑक्साइड के इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन से ऑब्टेन किया जाता है। अब हम एक टॉपिक देख लेते हैं, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। मतलब जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेसेस से जो हमें मेटल्स मिलते हैं ना, वो बच्चों कभी भी प्योर नहीं होते। उनमें ना इम्प्योरिटीज होती हैं जिन्हें रिमूव करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो उसके लिए करा जाता है इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। ये इम्प्योर मेटल्स को रिफाइन करने का सबसे वाइडली यूज मेथड है, जैसे कि कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर और गोल्ड। इसमें इम्प्योर मेटल को ना एनोड, जिसे हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं, उस पे बनाया जाता है। प्योर मेटल की थिन स्ट्रिप को कैथोड, जिसे हम नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं, उस पे बनाया जाता है। मेटल सॉल्ट का सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज होता है। जब भी हम करंट पास करते हैं अब, तो एनोड से प्योर मेटल जो है वो इलेक्ट्रोलाइट में डिसॉल्व हो जाता है और इक्विवेलेंट अमाउंट का प्योर मेटल कैथोड पर डिपॉजिट हो जाता है। तो क्वेश्चन बच्चों यहाँ पर यही आता है कि प्योर मेटल एनोड पर जाता है या फिर कैथोड पर जाता है। तो आपको ये आंसर अगर आ गया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। सोल्यूबल इम्प्योरिटीज सॉल्यूशन में चली जाती हैं और जो इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज होती है ना, वो बच्चों एनोड के नीचे आकर सेटल हो जाती हैं, जिन्हें एनोड मड भी कहते हैं। लास्टली एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आ रहा है बच्चों, जिसका नाम है कोरोजन। कोरोजन क्या है कि मेटल्स की सरफेस पर ना बच्चों मॉइस्ट एयर या फिर केमिकल्स के कांटेक्ट में आने पर धीरे धीरे उनका खराब होना कोरोजन कहलाता है। जैसे कि सिल्वर आर्टिकल्स, चांदी होती है ना, उसको एयर में सल्फर से रिएक्ट करके ब्लैक सिल्वर सल्फाइड कोटिंग बनाते हैं। कॉपर, तांबा, वो मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके अपनी शाइनी ब्राउन सरफेस को पूरी तरीके से खो देता है और ग्रीन बेसिक कॉपर कार्बोनेट की कोट गेन कर लेता है। आयरन, ये मॉइस्ट एयर में लंबे समय तक एक्सपोज रहने पर ब्राउन फ्लेकी सब्सटेंस की कोटिंग एक्वायर करता है, जिसे हम रस्ट, जैसे जंग लग जाता है ना, वो कहते हैं। आयरन को रस्ट होने के लिए एयर यानी कि ऑक्सीजन और वाटर यानी कि मॉइस्चर दोनों की जरूरत होती है। अब रस्टिंग और कोरोजन से बचा कैसे जाए, उसके भी कुछ तरीके हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? पेंटिंग, ऑयलिंग, ग्रीजिंग। एक टर्म आता है गैल्वेनाइजिंग। गैल्वेनाइजिंग का बच्चों मतलब होता है जब हम स्टील और आयरन को जिंक की थिन लेयर से कोट करवा देते हैं।
गैल्वेनाइज्ड आर्टिकल रस्टिंग से प्रोटेक्टेड रहते हैं इवन इफ की जिंक कोटिंग टूट भी जाए। क्रोम प्लेटिंग करा सकते हैं। एनोडाइजिंग जो एल्युमिनियम के लिए होती है। एलॉइंग एलॉइंग होता है बच्चों, ये मेटल की प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने में एक बहुत अच्छा मेथड है। अब एलॉयज देख लेते हैं क्या है। एक एलॉय दो या दो से ज्यादा मेटल्स का या एक मेटल और एक नॉन मेटल का होमोजीनियस मिक्सचर होता है। इसे बनाने के लिए प्राइमरी मेटल को मेल्ट किया जाता है, फिर उसमें दूसरे एलिमेंट्स को डेफिनेट प्रोपोर्शन में डिसॉल्व किया जाता है और फिर रूम टेम्परेचर पर कूल किया जाता है। प्योर आयरन बहुत सॉफ्ट होता है और गर्म होने पर इजीली स्ट्रेच हो जाता है, लेकिन उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन 0.05% मिक्स करने पर वो हार्ड और स्ट्रॉन्ग स्टील बन जाता है। आयरन को निकल और क्रोमियम के साथ मिक्स करने पर स्टेनलेस स्टील बनता है जो हार्ड होता है और रस्ट नहीं करता। अगर एलॉयज में से एक मेटल मर्क्यूरी हो तो उसे एमालगम कहते हैं। अब बच्चों इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आपको मैं बताऊं, एलॉयज की जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और मेल्टिंग पॉइंट प्योर मेटल से कम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रास और ब्रॉन्ज इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स नहीं है, जबकि कॉपर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के लिए यूज होता है। सोल्डर जो लेड और टिन से मिलके बनता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है और ये इलेक्ट्रिकल वायर्स को वेल्ड करने के लिए यूज होता है। जैसे दिल्ली का आयरन पिलर आपने सुना ही है, ये एंशिएंट इंडिया मेटलर्जी का एक वंडर है। ये 1600 साल से भी ज्यादा पुराना है और इसमें रस्ट नहीं लगा है, मतलब जंग नहीं लगा अभी तक भी, जो इसकी एक्सेप्शनल रस्ट रेजिस्टेंस क्वालिटी को दिखाता है। तो बच्चों ये था मेटल्स और नॉन मेटल्स का पूरा चैप्टर। आई होप आपको सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना ना भूलें।